हेलो एवरीवन, आज की क्लास में हम नया चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं जिसका नाम है उच्च पादपों में प्रकाश संश्लेषण। ये चैप्टर पादप कार्यकी से है। चैप्टर शुरू करने से पहले मैं आपको 3 टर्म्स का मीनिंग यहाँ पे बताऊंगी, उसे आप देख लीजिए। पहला है आकारिकी, दूसरा है शारीरिकी और तीसरा है कार्यकी। देखिए, इसको इंग्लिश के भी हमको नाम पता होने चाहिए। तो आकारिकी का नाम क्या है? आकारिकी का नाम है मोर्फोलॉजी। शारीरिकी का एनाटॉमी और कार्यकी का फिजियोलॉजी। बात करें हम मॉर्फोलॉजी की, तो मॉर्फोलॉजी या आकारिकी का मतलब क्या है? पौधे की बाह्य संरचनाओं का अध्ययन, पत्ती का अध्ययन, जड़ का अध्ययन, तने का अध्ययन। तो बाहरी संरचनाओं का अध्ययन क्या कहलाता है? आकारिकी। शारीरिकी, पौधे की आंतरिक संरचनाओं का अध्ययन। ठीक है, आंतरिक रूप से पत्ती है वो कैसी दिखाई देती है, उसकी कोशिकाओं की व्यवस्था कैसी है। ठीक है, जड़ में कोशिकाओं की व्यवस्था कैसी है। तो आंतरिक संरचनाओं का अध्ययन हम किस में करते हैं? एनाटॉमी के अंदर करते हैं। अब बात करते हैं कार्यकी का मतलब क्या है। तो कार्यकी का मतलब है कि पौधे के कार्य करने का तरीका, पादप के कार्य करने का तरीका। तो पादप के कार्य करने का तरीका, पादप के कार्य करने का तरीका। ठीक, पादप के कार्य करने का तरीका। अब इसमें क्या क्या आता है? जैसे कि प्रकाश संश्लेषण, पौधे में भोजन का निर्माण कैसे होता है, श्वसन कैसे होता है, खनिज लवणों का, भोज्य पदार्थों का परिवहन कैसे होता है, पादप में वृद्धि कैसे होती है। ये सारी की सारी जो क्रियाएं हैं, इन सभी का अध्ययन हम किस में करते हैं? पादप कार्यकी के अंदर करते हैं, जिसे हम क्या बोलते हैं? प्लांट फिजियोलॉजी। क्लियर? अब हम शुरुआत करेंगे प्रकाश संश्लेषण से। देखिए, प्रकाश संश्लेषण का पहले मीनिंग समझ लेते हैं। प्रकाश संश्लेषण का मीनिंग क्या है? प्रकाश संश्लेषण, देखो, प्रकाश और संश्लेषण, इसका मतलब है प्रकाश की उपस्थिति में भोजन का संश्लेषण, भोजन का निर्माण। प्रकाश की उपस्थिति में, सनलाइट की प्रेजेंस में, प्रकाश की उपस्थिति में, और प्रकाश यहाँ पे क्या है? सनलाइट की प्रेजेंस में भोजन का निर्माण होना, भोजन का निर्माण, यही क्या है? प्रकाश संश्लेषण है। सनलाइट की आवश्यकता होती है और सनलाइट की उपस्थिति में जो यहाँ पे क्रियाएं होती हैं उन्हें हम कहते हैं लाइट रिएक्शन। इसे हम कहेंगे लाइट रिएक्शन, क्योंकि लाइट की प्रेजेंस में हो रही है। तो जो क्रियाएं या जो रिएक्शन लाइट की प्रेजेंस में हो रही है, तो इसे क्या कहा जाएगा? यहाँ पर लाइट रिएक्शन। क्लियर? और जब लाइट रिएक्शन होती है तो यहाँ पे निर्माण होता है NADPH2 का एवं ATP का। अभी सिर्फ याद कर लो, ये ऊर्जा के मॉलिक्यूल है, ये ऊर्जा है। ये क्या है? ऊर्जा है। मतलब आप देखिए कि ऊर्जा जो थी वो हमें कहाँ से प्राप्त हुई है? सूर्य से प्राप्त हुई है। तो सूर्य से आने वाली ऊर्जा को हमने रासायनिक ऊर्जा में बदल दिया है। ये सूर्य से आने वाली ऊर्जा है सनलाइट, जो सूर्य से आने वाली किरणें होती हैं, वह किरणें पौधे पर गिरती हैं और वहां पे क्या होता है? रासायनिक ऊर्जा में इसे बदला जाता है। तो NADPH2 ATP क्या है? ये चैप्टर शुरुआत करने से पहले आप ये समझ लो कि NADP और ATP, यहाँ पे मैं जितनी भी बात करूंगी, जैसे हमारे जब हम शुरुआत करते हैं, श्वसन की शुरुआत करते हैं, ठीक है, पादपों में श्वसन, प्रकाश संश्लेषण, तो ये शब्द आते हैं बीच बीच में, ATP, NADPH2, FADPH2C, इसके अलावा GTP, जितने भी ये शब्द आ रहे हैं, ATP, NADPH2, FADH2, FADP, ठीक है, इसके अलावा GTP, CAMP, ये सारे के सारे ऊर्जा के मॉलिक्यूल्स हैं।
ये सारे के सारे क्या हैं? ऊर्जा के मॉलिक्यूल्स। ठीक, तो ये ऊर्जा के मॉलिक्यूल्स हमारे अंदर हैं। ठीक है, और ये जो ऊर्जा के मॉलिक्यूल हैं ये अलग अलग स्तर पे ऊर्जा देते हैं। जैसे कि NADPH2 की बात करें तो इससे ज्यादा ऊर्जा मिलती है। ATP केवल एक है। ठीक है, ATP यहाँ पे NADPH2 से कम ऊर्जा देगा। तो इस तरह से ये सारे के सारे क्या हैं? ऊर्जा के मॉलिक्यूल हैं। सेकंड बात आप ये ध्यान रखो कि जब मैं ये चैप्टर शुरू कर रही हूँ तो ये टफ बिल्कुल नहीं है, बहुत ही आसान चैप्टर है ये। और ये चैप्टर इतना कॉन्सेप्चुअल है कि जितना करोगे उतने आपके यहाँ पर क्वेश्चन बनेंगे। इसमें रटने वाली कोई बात नहीं है, ये बिल्कुल टाइम वेस्ट नहीं करता है ये चैप्टर। जैसे कि प्रकाश संश्लेषण है, श्वसन है, ये चैप्टर टाइम वेस्ट बिल्कुल नहीं करते। ये चैप्टर टू द पॉइंट चैप्टर है। ठीक है, तो यहाँ पे लाइट की प्रेजेंस में ये रिएक्शन हो रही है, तो इसे हम क्या बोलते हैं? लाइट रिएक्शन कहते हैं। और संश्लेषण में भोजन का निर्माण होता है। संश्लेषण की प्रक्रिया में भोजन का निर्माण होता है। अब जब ये भोजन का निर्माण होता है तो भोजन का निर्माण, ध्यान रखो, डार्क रिएक्शन में होता है। भोजन का निर्माण कौन सी रिएक्शन में होता है? डार्क रिएक्शन। भोजन का निर्माण, इसे हम क्या कहते हैं? डार्क रिएक्शन। ठीक है, जिस अभिक्रिया में भोजन का निर्माण हो रहा है उसे हम कहेंगे डार्क रिएक्शन। जिसमें यहाँ पे सनलाइट आ रही है, NADPH2 ATP का निर्माण हो रहा है, उसे हम कहेंगे लाइट रिएक्शन। अब देखिए, प्रकाश संश्लेषण का मीनिंग तो हमने समझ लिया कि सनलाइट के प्रेजेंस में भोजन का निर्माण। क्लियर है ये? अब ये जो अभिक्रिया है, ये अभिक्रिया क्या है? देखिए, भोजन का निर्माण होता है तो जो भोजन बनता है वो कार्बनिक है या अकार्बनिक है? बिल्कुल कार्बनिक है। जो भोजन यहाँ पे बन रहा है ये क्या है? कार्बनिक पदार्थ है। ये क्या है? कार्बनिक पदार्थ। जो भोजन यहाँ पे बन रहा है ये क्या है? कार्बनिक पदार्थ। C6H12O6 ये कार्बनिक पदार्थ है। और ये कार्बनिक पदार्थ यहाँ पर किससे बन रहा है? अकार्बनिक पदार्थ से। अकार्बनिक पदार्थ से। अकार्बनिक पदार्थ से। अकार्बनिक पदार्थ से क्या बन रहा है? कार्बनिक पदार्थ बन रहा है। तो ये जो अकार्बनिक पदार्थ से कार्बनिक पदार्थ बनाने की जो प्रक्रिया होती है इसमें किस किस की आवश्यकता होती है? तो इसमें प्रकाश की आवश्यकता है, सनलाइट चाहिए, प्रकाश की आवश्यकता के अतिरिक्त इसमें हरित लवक चाहिए, हरित लवक। ठीक है, क्लोरोफिल की आवश्यकता है। ठीक, जिसे हम कहते हैं पर्ण हरित लवक, तो यहाँ पे पर्ण हरित लवक की आवश्यकता है, प्रकाश की आवश्यकता है। इनकी उपस्थिति में अकार्बनिक पदार्थ कार्बनिक पदार्थ में परिवर्तित हो जाते हैं। और हमने बहुत छोटी क्लास में पढ़ा है, प्रकाश संश्लेषण की अभिक्रिया हमने बहुत छोटी क्लास में देख ली थी। क्या देखी थी हमने? कि CO2 और H2O मिलके क्या बनाते हैं? C6H12O6 बनाते हैं। बताओ, छोटी क्लास में 9th क्लास में हमने ये पढ़ा था। 9th क्लास में हमने चैप्टर देखा था। इसमें ये रिएक्शन थी। रिएक्शन क्या थी? इधर देखिए, C6CO2 प्लस H2O मिलके क्या बनाते हैं? C6H12O6। ठीक है, और साथ में यहाँ पे H2O और साथ में ऑक्सीजन। ये रिएक्शन आपने देखी थी? यस। अब इसको बैलेंस करो। पहले तो इसको हम बैलेंस करेंगे। तो यहाँ पे CO2 के आगे क्या लग जाएगा? 6। H2O के आगे क्या लग जाएगा? 12H2O। C6H12O6, तो ये तो 6 कार्बन है, इसको बैलेंस करने की जरूरत नहीं है। H2O और ऑक्सीजन के आगे क्या लग जाएगा? 6 और 6। तो ये रिएक्शन अब बैलेंस है। और हमने क्या देखा? अकार्बनिक पदार्थों से कार्बनिक पदार्थों का निर्माण। तो ये क्या है? अकार्बनिक। ये क्या है? अकार्बनिक पदार्थ। अकार्बनिक पदार्थों से कार्बनिक पदार्थों का निर्माण हो रहा है। अकार्बनिक से किसका निर्माण हो रहा है? कार्बनिक पदार्थों का निर्माण हो रहा है। इसे हम क्या कहते हैं? प्रकाश संश्लेषण। और इसमें किसकी आवश्यकता होती है? सनलाइट की आवश्यकता होती है, सूर्य के प्रकाश की आवश्यकता होती है। इसके अलावा यहाँ पे क्लोरोफिल की आवश्यकता होती है। क्लियर? अब इस रिएक्शन के लिए, प्रकाश संश्लेषण के लिए यहाँ पर 4 बिंदु आप ध्यान में रखो। 4 यहाँ पे बिंदु हैं प्रकाश संश्लेषण के लिए। प्रकाश संश्लेषण कैसी अभिक्रिया है?
प्रकाश संश्लेषण कैसी अभिक्रिया है, यहां पे मैं लिख रही हूं प्रकाश संश्लेषण कैसी अभिक्रिया है। देखो फर्स्ट यहां एनाबॉलिक रिएक्शन है, ये कैसी है, एनाबॉलिक रिएक्शन। एनाबॉलिक रिएक्शन, एनाबॉलिक रिएक्शन का मतलब कि यह संश्लेषी अभिक्रिया है, संश्लेषी अभिक्रिया है। ठीक, इसके लिए दूसरा बिंदु है कि यह अभिक्रिया ऊष्माशोषी अभिक्रिया है, ऊष्माशोषी। ठीक है, ऊष्माशोषी समझते ना आप, एंडोथर्मिक एक्सोथर्मिक आपने पढ़ा होगा केमिस्ट्री के अंदर। ऊष्माशोषी अभिक्रिया है। तीसरा प्रकाश संश्लेषण जो अभिक्रिया चल रही है, ये अभिक्रिया ये रेडॉक्स रिएक्शन है। ये कौन सी रिएक्शन है, रेडॉक्स रिएक्शन। रेडॉक्स रिएक्शन जिसमें ऑक्सीकरण भी होता है और अपचयन भी होता है। तो रेडॉक्स रिएक्शन जिसमें ऑक्सीकरण भी होता है, ऑक्सीकरण भी होता है और अपचयन भी होता है, अपचयन भी होता है, ये दोनों अभिक्रिया होती है। तो ये रेडॉक्स रिएक्शन है। इसके अतिरिक्त इसके लिए कहा जाता है कि ये फिजियोकेमिकल प्रोसेस है। ये कैसी है, फिजियोकेमिकल प्रोसेस, फिजियोकेमिकल प्रोसेस, फिजियोकेमिकल प्रोसेस मतलब इसको हम कहते हैं भौतिक रासायनिक अभिक्रिया, भौतिक रासायनिक अभिक्रिया। ये चार बिंदु आपको ध्यान रखने हैं, ये चार बिंदु आपको ध्यान रखने हैं। अब एक एक करके इन्हें समझ लेते हैं कि इसे एनाबॉलिक, ऊष्माशोषी, रेडॉक्स रिएक्शन, फिजियोकेमिकल प्रोसेस क्यों कहा गया है। देखो पहला बिंदु देखिए, ये कौन सी अभिक्रिया है, संश्लेषी अभिक्रिया है। तो नाम क्या है, प्रकाश संश्लेषण, क्योंकि यहाँ पे संश्लेषण का ही काम हो रहा है, भोजन का ही निर्माण हो रहा है। तो जब इसमें भोजन का निर्माण हो रहा है, संश्लेषण की अभिक्रिया हो रही है, तो इसे हम क्या कहेंगे, एनाबॉलिक रिएक्शन, प्रकाश संश्लेषी अभिक्रिया। ठीक, दूसरा ऊष्माशोषी अभिक्रिया। क्या इसमें ऊर्जा की आवश्यकता है, बिल्कुल। हम बार बार ये बोल रहे हैं, इस रिएक्शन में हम बोल रहे हैं कि यहाँ पे सूर्य के प्रकाश की आवश्यकता है, सनलाइट की यहाँ पे आवश्यकता है। तो ये सूर्य के प्रकाश को ले रही है, सनलाइट को ले रही है। जब सनलाइट को ये उपयोग में ले रही है, तो इसका मतलब ये अभिक्रिया कैसी हुई, ऊष्माशोषी। ठीक है, ऊष्माशोषी का मतलब कि यह क्या कर रही है, यह जो है ऊर्जा को ग्रहण कर रही है, ऊर्जा को ग्रहण करके संश्लेषण की अभिक्रिया ये कर रही है। नेक्स्ट लिखा हुआ है रेडॉक्स रिएक्शन है ये। अब थोड़ा यहाँ पे ध्यान देना, ये कौन सी रिएक्शन है, रेडॉक्स रिएक्शन। मतलब यहाँ पे ऑक्सीकरण भी हो रहा है और अपचयन भी हो रहा है। यहाँ पे क्या हो रहा है, ऑक्सीकरण भी हो रहा है और अपचयन भी हो रहा है। अब थोड़ा यहाँ पे ध्यान से देखना जो मैं बता रही हूं। अब यहाँ पे आपको ध्यान देने की आवश्यकता है कि इसे रेडॉक्स रिएक्शन क्यों कहा गया है। इसमें देखिए CO2 और H2O के मिलने से C6H12O6 का निर्माण हो रहा है। ठीक है, और यहाँ पे बन रहा है H2O और बाई प्रोडक्ट यहाँ पे बन रहा है ऑक्सीजन। ये क्या है, यह इसका सह उत्पाद या उप उत्पाद, जिसको बाई प्रोडक्ट को हिंदी में सह उत्पाद भी बोलते हैं और उप उत्पाद भी बोलते हैं। तो यहाँ पे मैं लिख रही हूँ कि ये क्या है, ये बाई प्रोडक्ट है। ठीक, ये क्या है, उप उत्पाद है, उप उत्पाद। ऑक्सीजन क्या है, यहाँ पे उप उत्पाद है। ठीक, अब हम देख रहे हैं कि जब लाइट यहाँ पे गिरती है, जब पत्ती पर पौधे के हरे भागों में प्रकाश संश्लेषण की अभिक्रिया होती है, ये भी ध्यान रखना। लिख लो, छोटी सी बात है, यहाँ पे लिख लो, यहाँ पे लिख लो कि प्रकाश संश्लेषण कहाँ होता है। पत्तियों में तो होता ही है प्रकाश संश्लेषण की अभिक्रिया, पत्तियों में तो होती है, पत्तियों में एवं पौधे के अन्य हरे भागों में, जहां पे हरे भाग हैं वहां पर प्रकाश संश्लेषण की अभिक्रिया होती है। भागों में प्रकाश संश्लेषण होता है। ठीक है,
तो पत्तियों पे जब प्रकाश गिरता है, सूर्य का प्रकाश गिरता है, ठीक, तो पत्ती में देखिए यहाँ पे जल भी, हम पौधे को जल देते हैं, सूर्य का प्रकाश देते हैं, उसमें पर्णहरित लवक होता है, ये सारी चीजें उपस्थित होती है। तो जब यहाँ पे लाइट रिएक्शन होती है तो बेसिकली लाइट रिएक्शन में ये जो आपको दिखाई दे रहा है जल, इस जल का होता है ऑक्सीकरण, इस जल का होता है ऑक्सीकरण। और ये जो जल होता है, यह जल क्या करता है, यह जल, इस जल का होता है ऑक्सीकरण, जल का हो जाता है ऑक्सीकरण, H2O का, ठीक है, H2O का ऑक्सीकरण। जब H2O का ऑक्सीकरण होता है तो ये H2O इलेक्ट्रॉन एवं हाइड्रोजन को त्यागता है, ठीक है, हाइड्रोजन को त्यागता है, और जिसके फलस्वरूप यहाँ पर H2O के लाइसिस से, H2O के ब्रेक हो जाने से यहाँ पे क्या बनता है, ये ऑक्सीजन, ठीक है। तो यहाँ पे जल का क्या हो रहा है, ऑक्सीकरण। देखो ध्यान से, जल का क्या हो रहा है, ऑक्सीकरण। जल यहाँ पे क्या दे रहा है, इलेक्ट्रॉन और हाइड्रोजन को त्याग रहा है, ठीक है, जल के ऑक्सीकरण। और यहाँ पर जो कार्बन डाइऑक्साइड है ये ग्रहण करता है ऑक्सीजन, ये जो CO2 है, CO2 कार्बन डाइऑक्साइड, ये ग्रहण करता है इलेक्ट्रॉन और हाइड्रोजन और बनाता है C6H12O6। CO2 ग्रहण करता है, CO2 ग्रहण करता है हाइड्रोजन एवं इलेक्ट्रॉन, हाइड्रोजन एवं इलेक्ट्रॉन, इसे हम क्या कहेंगे, CO2 का क्या हो रहा है यहाँ पे, अपचयन, और CO2 के अपचयन से क्या बन रहा है, C6H12O6। तो यहाँ पर CO2 का क्या हो रहा है, अपचयन, लिख लो यहाँ पे CO2 का अपचयन, मतलब रिडक्शन, अपचयन का मतलब रिडक्शन। यहाँ पे H2O का ऑक्सीकरण और यहाँ पे CO2 का रिडक्शन, ठीक, और हाइड्रोजन और इलेक्ट्रॉन को यहाँ पे त्यागा जा रहा है और ग्रहण किया जा रहा है। तो ये पूरी प्रक्रिया यहाँ पे हो रही है, ऑक्सीकरण भी हो रहा है, रिडक्शन भी हो रहा है, इसीलिए इसको क्या कहा गया है, रेडॉक्स रिएक्शन। क्लियर है ये? इसको संश्लेषीय अभिक्रिया क्यों कहते हैं, ये भी क्लियर है। ऊष्माशोषी, ठीक है, सूर्य के प्रकाश को ये ग्रहण कर रहा है, इसलिए इसको ऊष्माशोषी कहा है। ये एक तरह से फिजियोकेमिकल प्रोसेस है, ये एक तरह से फिजियोकेमिकल प्रोसेस है, मतलब कि आप क्या कर रहे हो, यहाँ पे प्रकाशीय ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित करने का काम कर रहे हैं। ऊपर से आ रही है प्रकाशीय ऊर्जा और प्रकाशीय ऊर्जा को आप किस में बदल रहे हो, रासायनिक ऊर्जा में बदलने का काम कर रहे हो। तो इसे हमने क्या कह दिया, फिजियोकेमिकल प्रोसेस। तो यहाँ पे देखिए आप, ये प्रकाशीय ऊर्जा है और इस प्रकाशीय ऊर्जा को आपने किस में बदल दिया, C6H12O6 में बदल दिया, मतलब आपने यहाँ पे इसका रासायनिक पदार्थ बना दिया, आपने क्या बना दिया, ग्लूकोज बना दिया। ये क्या है, ग्लूकोज, ठीक है, ये क्या है, ग्लूकोज। तो आप यहाँ पे कुल मिला के क्या कर रहे हो, ये भौतिक रासायनिक अभिक्रिया है। इसका मतलब कि हम प्रकाशीय ऊर्जा को किस में बदल रहे हैं, रासायनिक ऊर्जा में बदल रहे हैं, रासायनिक ऊर्जा में बदल रहे हैं। देखो इतना आसान है ये। तो ये तो पूरा इंट्रोडक्शन था प्रकाश संश्लेषण का। अब इस इंट्रोडक्शन को एक बार हम देख लेते हैं। मैंने शुरुआत से आपको क्या क्या बताया, इसको एक बार फटाफट से रिवाइज कर लेते हैं। मैंने आपको 3 टर्म बताई है। मॉर्फोलॉजी का मतलब आप जानते हो, ठीक है, एनाटॉमी का मतलब जानते हो, मॉर्फोलॉजी का मतलब बाह्य संरचनाओं का अध्ययन करना, एनाटॉमी का मतलब आंतरिक संरचनाओं का अध्ययन करना, और कार्यकी का मतलब कि पौधे किस तरह से कार्य करते हैं। इसमें पहला कार्य हम देख रहे हैं प्रकाश संश्लेषण। प्रकाश संश्लेषण ये सबसे मुख्य कार्य है क्योंकि इसमें पौधा भोजन का निर्माण करता है। और यहाँ पे जो प्रकाश संश्लेषण है, यह प्रकाश संश्लेषण क्योंकि सनलाइट की उपस्थिति में, सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में लाइट रिएक्शन होती है और इस लाइट रिएक्शन से NADPH2 ATP बनते हैं, ठीक। ये ऊर्जा के मॉलिक्यूल हैं, लेकिन ये रासायनिक रूप में है। और ये जो रासायनिक रूप है ये कहाँ उपस्थित है, पत्ती के अंदर है।
ठीक है, ये कहाँ है? पत्ती के अंदर है, जहां पर प्रकाश संश्लेषण की अभिक्रिया होती है। थोड़ा सा इमेजिन करो कि ये पत्ती है, पत्ती के ऊपर सनलाइट गिर रही है, इस पत्ती के ऊपर सनलाइट गिरने से यहाँ पे ऊर्जा के मॉलिक्यूल बन रहे हैं। ठीक, इन्हीं ऊर्जा के मॉलिक्यूल का उपयोग करके, इसी ऊर्जा का उपयोग करके जो पत्तियां हैं यह भोजन का निर्माण करती है। भोजन का निर्माण डार्क रिएक्शन में होता है, ये अंधेरे में होता है, इसीलिए कहा गया है इसको डार्क रिएक्शन। और डार्क रिएक्शन में भोजन बनता है। भोजन कैसा होता है? कार्बनिक पदार्थ होता है। भोजन का निर्माण किससे हुआ है? अकार्बनिक पदार्थ से। अकार्बनिक से कार्बनिक पदार्थ का निर्माण हुआ है। ठीक, आगे चलते हैं। इसके लिए 4 बिंदु लिखे हैं। एक तो ये संश्लेषीय अभिक्रिया है, आपके एनसीईआरटी में गिवन है ये पॉइंट। ये कैसी अभिक्रिया है? एनारोबिक, ये एनाबॉलिक रिएक्शन है। दूसरा, ये ऊष्माशोषी है, ये ऊर्जा का उपयोग करती है। रेडॉक्स रिएक्शन है, इसमें ऑक्सीकरण हो रहा है और अपचयन हो रहा है। और चौथा है ये फिजियोकेमिकल प्रोसेस है। फिजियोकेमिकल प्रोसेस में हम प्रकाशीय ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में बदलने का काम कर रहे हैं। ये रिएक्शन आपने 9th क्लास में पढ़ ली थी। CO2 H2O मिलके क्या बना रहे हैं? C6H12O6। ठीक है, और यहाँ पे 6H2O + 6O2, ये क्या है? ये यहाँ पर इसके उत्पाद है। लेकिन आपको ध्यान रखना है, एनसीईआरटी में दिया है कि ऑक्सीजन जो यहाँ बना है, ऑक्सीजन जो निकलती है प्रकाश संश्लेषण के बाद में, जो ऑक्सीजन निकलती है, ये क्या है? इसका उप उत्पाद या इसका सह उत्पाद है, जिसे हम कहते हैं बाई प्रोडक्ट। इसमें CO2 का रिडक्शन हो रहा है। ध्यान रखो, CO2 का क्या हो रहा है? रिडक्शन। और CO2 यहाँ पर हाइड्रोजन और इलेक्ट्रॉन को ग्रहण कर रहा है। यहाँ पे H2O का क्या हो रहा है? ऑक्सीकरण, जिससे कि यह हाइड्रोजन और इलेक्ट्रॉन को त्याग रहा है। ठीक है, और उसी से यहाँ पे ऑक्सीजन एज अ बाई प्रोडक्ट फॉर्म हो रहा है। इतना क्लियर हुआ आपको? फिर इसके आगे अब हम देखेंगे कि इस प्रकाश संश्लेषण की अभिक्रिया को समझाने के लिए कौन कौन से प्रयोग किए गए। और प्रकाश संश्लेषण के लिए, जैसा कि हम देख रहे हैं कि प्रकाश संश्लेषण के लिए क्या क्या आवश्यक है। प्रकाश संश्लेषण के लिए कार्बन डाइऑक्साइड आवश्यक है, प्रकाश संश्लेषण के लिए जल आवश्यक है, प्रकाश संश्लेषण के लिए सूर्य का प्रकाश आवश्यक है, इसके अलावा पर्णहरित लवक आवश्यक है। तो ये सारी चीजें जरूरी है प्रकाश संश्लेषण के लिए। तो ये चीजें वाकई में जरूरी है प्रकाश संश्लेषण के लिए। इसे कुछ वैज्ञानिकों ने प्रयोग के द्वारा सिद्ध किया। तो अब इसके बाद में हम देखेंगे कुछ प्रयोग जो कि सबसे पहले किए गए वैज्ञानिकों के द्वारा। एक एक करके सारे प्रयोग देखेंगे जो कि हमारी एनसीईआरटी में गिवन है। इतना आप नोट कर लीजिए। अब इसके बाद हम देखेंगे प्रयोग। प्रकाश संश्लेषण की अभिक्रिया को समझाने के लिए कई सारे प्रयोग किए गए। हमारी एनसीईआरटी में शुरुआती पेज में ही प्रयोग दिए हुए हैं। उसमें सबसे पहला प्रयोग है शबलित पर्ण का प्रयोग, जिसे हम कहते हैं वेरीगेटेड लीफ। ठीक है, तो इसको देख लेते हैं। शबलित पर्ण, इसे वेरीगेट लीफ भी बोलते हैं। वेरीगेटेड लीफ, वेरीगेटेड लीफ, वेरीगेटेड लीफ मतलब वेरीगेटेड पत्ती। यह प्रयोग पत्ती में स्टार्च की उपस्थिति को देखने के लिए किया गया है, को देखने के लिए किया है। देखिए, हम कहते हैं ना कि जो भी प्रकाश संश्लेषण में भोजन का निर्माण होता है ग्लूकोज का, तो यह ग्लूकोज बाद में जाके संचित हो जाता है स्टार्च के रूप में। अधिकतर हम ऐसा कहते हैं। तो यहाँ पर वैज्ञानिकों ने प्रयोग किए कि वाकई में स्टार्च उपस्थित होता है पत्तियों के अंदर। ठीक है, स्टार्च बनता है। तो इसको स्टार्च आयोडीन टेस्ट
स्टार्च की उपस्थिति का पता लगाने के लिए यहाँ पे स्टार्च आयोडीन टेस्ट लगाया गया। ठीक है, तो शबलित पर्ण का प्रयोग जो हमने किया, इस शबलित पर्ण का मतलब पहले आप समझ लीजिए, शबलित पर्ण का मतलब क्या होता है। देखो, ऐसी पत्ती, जैसे पत्तियां जो होती है ना, पौधे की पत्तियां ऐसी हरे कलर की पत्तियां होती हैं, और इस हरे कलर की पत्तियों में ये पूरी हरे कलर की पत्ती है। ठीक है, ये हरे कलर का बोर्ड है, इस पे पूरे हरे कलर की पत्ती है। अब इसमें बीच बीच में कहीं कहीं पर पीले कलर के चकत्ते हो जाएं, बीच बीच में पीले कलर के यहाँ पे चकत्ते हो जाएं, जैसे कि पीले कलर के चकत्ते, यहाँ पे पीले कलर का चकत्ता, तो इसे हम कहते हैं शबलित पर्ण, इसे हम कहते हैं शबलित पर्ण, वेरीगेटेड लीफ, वेरीगेटेड लीफ, जहां पे हरे पीले कलर के चकत्ते दिखाई देते हैं, इसको हम कहते हैं वेरीगेटेड लीफ। अब यहाँ पर इस प्रयोग में क्या किया वैज्ञानिकों ने, ये जो प्रयोग है ये दो तरह से किया। सबसे पहले तो जब ये प्रयोग करते हैं हम, तो पौधे को डी स्टार्च किया जाता है, पौधे की जो पत्तियां हैं उन्हें डी स्टार्च किया जाता है, उसमें से स्टार्च को हटा दिया जाता है। तो हम कैसे करेंगे, इसको ध्यान से सुनिए। पहले हम एक छोटा सा पौधा लेंगे, ठीक है, उस पौधे को कुछ दिनों तक हम अंधेरे में रखेंगे। जब हम अंधेरे में रखेंगे तो उसकी पत्तियां कैसी हो जाएंगी, डी स्टार्च, क्योंकि प्रकाश संश्लेषण नहीं होगा, और वो पत्तियां कैसी हो जाएंगी, डी स्टार्च, मतलब उसमें स्टार्च कैसा हो जाएगा, अनुपस्थित हो जाएगा, स्टार्च वहां पे खत्म हो जाएगा। अब जिस पौधे को हम इतने दिनों तक अंधेरे में रखे थे, उस पौधे को दोबारा प्रकाश में लेके आएंगे, और उस पौधे की पत्ती को हम बीच में से एक काले पेपर से बांध देंगे। जब काले पेपर से उसको बांध देंगे और उसे प्रकाश की उपस्थिति में रखेंगे, तो कुछ भागों में प्रकाश संश्लेषण होगा और कुछ भागों में प्रकाश संश्लेषण नहीं होगा। कौन से वाले भाग में प्रकाश संश्लेषण नहीं होगा, जहां पे उसे काले पेपर से या काले कपड़े से उसे बांधा है। तो किस तरह से ये प्रयोग किया जाएगा, सबसे पहले हम क्या करेंगे, पॉइंट नंबर वन, सबसे पहले क्या करेंगे, यहां पर पौधे की पत्ती को डिस्चार्ज करेंगे, पौधे की पत्ती को डिस्चार्ज करेंगे। डिस्चार्ज करने के लिए क्या करेंगे, डिस्चार्ज करने के लिए क्या करेंगे, उसे अंधेरे में रख देंगे, है ना, जो भी पत्ती है या पौधा है उसे कहाँ रख देंगे, अंधेरे में करेंगे, और इसे पौधे को अंधेरे में रख देंगे। जब पौधे को अंधेरे में रखेंगे तो पत्ती कैसी हो जाएगी, डिस्चार्ज हो जाएगी। ठीक है, अब क्या करेंगे, पत्ती को सूर्य के प्रकाश में रखेंगे, सूर्य के प्रकाश में रखेंगे। इसके बाद मान लीजिए ये पत्ती है और इस पत्ती को हमने कुछ दिन अंधेरे में रखा, हमने इसको अंधेरे में रखा। अंधेरे में रखने के पश्चात हम इसको सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में लेके आएंगे। ठीक, सूर्य की प्रकाश की उपस्थिति के साथ साथ इसमें यहाँ पर इसके इस वाले भाग को काले पेपर से या काले कपड़े से इसको बांध देंगे। तो इसका ये वाला भाग हमने ब्लैक पेपर से कवर कर दिया, इसको हमने ब्लैक पेपर से कवर कर दिया, ब्लैक पेपर से कवर कर दिया। ठीक है, तो ये हमारी तीसरी स्टेप हो गई। पत्ती को सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में लेके आए हम यहाँ पर, ये सेकंड स्टेप, यहाँ पे सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में लेके आए, और अब इसको हमने क्या किया, ब्लैक पेपर से ढक दिया। देखिए, जब सूर्य का प्रकाश इसके ऊपर गिरेगा, जब सूर्य का प्रकाश इसके ऊपर गिरेगा, तो ये पत्ती पहले से ही क्या है, डी स्टार्च, मतलब यहाँ पे स्टार्च का फॉर्मेशन नहीं है, ये पत्ती पहले से ही क्या है, डी स्टार्च है, मतलब यहाँ पे स्टार्च अनुपस्थित है, स्टार्च अनुपस्थित है।
ठीक है। अंधेरे में किस लिए रखा? डी स्टार्च करने के लिए। डी स्टार्च रखेंगे, अंधेरे में रखेंगे, डी स्टार्च करेंगे तो ये पत्ती में क्या हो जाएगा? स्टार्च अनुपस्थित हो जाएगा, स्टार्च एब्सेंट हो जाएगा। ठीक, अब क्या करेंगे? इस पत्ती पर एक ब्लैक पेपर से इसको कवर कर देंगे। जब ब्लैक पेपर से कवर करेंगे और सूर्य के प्रकाश की किरणें इसके ऊपर गिरेंगी, क्योंकि सूर्य में हमने इसको हमने बाहर लाके रख दिया, ठीक है, हमारी बालकनी में लाके इसको हमने रख दिया। ये एक प्लांट है, ध्यान रखना, ये एक प्लांट है, ठीक है, ये बना दिया आपके लिए मैंने समझाने के लिए। अब क्या होगा? इस एरिया में सनलाइट गिर रही है, इस एरिया में सनलाइट गिर रही है, ठीक है। अब इसको हम अल्कोहल से वॉश करेंगे, इस पत्ती को अल्कोहल से वॉश करेंगे, पत्ती को अल्कोहल से वॉश करेंगे, इसका अल्कोहल वॉश करेंगे। जब अल्कोहल वॉश करते हैं तो अल्कोहल वॉश से क्या होता है कि जो भी धब्बे वगैरह होते हैं, ठीक है, जो भी वर्णक होते हैं, ये सारे के सारे वहां पे घुल जाते हैं। तो इसका अल्कोहल वॉश कर दिया हमने, पत्ती को क्या कर दिया? अल्कोहल वॉश कर दिया। अल्कोहल वॉश करने के पश्चात इस पत्ती पर हमने आयोडीन टेस्ट किया, स्टार्च आयोडीन टेस्ट किया। हमने इस पे स्टार्च आयोडीन टेस्ट लगाया। इसमें हम इसके ऊपर आयोडीन डालेंगे, इसमें हम आयोडीन डालेंगे। स्टार्च पूरा नाम है स्टार्च आयोडीन टेस्ट, ये स्टार्च की उपस्थिति को देखने के लिए होता है। तो जब हम इसमें आयोडीन डालेंगे, आयोडीन डालने पर हमने देखा कि जिस हिस्से को हमने ब्लैक पेपर से कवर किया था वो हिस्सा कलरलेस है। जिस हिस्से को हमने ब्लैक पेपर से कवर किया था वो हिस्सा कैसा है? कलरलेस। और जिस हिस्से को हमने खुला छोड़ा था वहां पे क्या हो रहा था? वहां पे फोटोसिंथेसिस हो रहा था। यहां पर भी फोटोसिंथेसिस था, लेकिन यहां पे फोटोसिंथेसिस एब्सेंट था। पी का मतलब फोटोसिंथेसिस, पी का मतलब फोटोसिंथेसिस। तो यहाँ पे फोटोसिंथेसिस एब्सेंट है, यहाँ पे फोटोसिंथेसिस प्रेजेंट है, यहाँ पे फोटोसिंथेसिस प्रेजेंट है। तो पौधे के जिस भाग में फोटोसिंथेसिस हुआ ये कौन से कलर का हो गया? ये हो गया ब्लू ब्लैक कलर का, ये वाला हिस्सा हो गया ब्लू ब्लैक कलर का। ये देखिए, ये हो गया ब्लू ब्लैक कलर का, ये ब्लू कलर, ब्लू ब्लैक कलर। जहां जहां हमने आयोडीन टेस्ट किया, तो जहां जहां हमने आयोडीन टेस्ट किया और जहां प्रकाश संश्लेषण की अभिक्रिया हुई थी, जहां स्टार्च उपस्थित था, वहां पे क्या हुआ? इसका कलर कैसा हो गया? ब्लू ब्लैक हो गया। तो यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे क्या हुआ था? यहाँ पे प्रकाश संश्लेषण हुआ था, प्रकाश संश्लेषण यहाँ पे हुआ था, प्रकाश संश्लेषण यहाँ हुआ था, तो यहाँ पे स्टार्च का निर्माण हुआ था। स्टार्च का निर्माण जब यहाँ पे हुआ था तो और हमने जब यहाँ पे आयोडीन टेस्ट किया तो आयोडीन टेस्ट में ये कैसा हो गया? ब्लू ब्लैक कलर हो गया, ब्लू ब्लैक कलर, ठीक। और यहाँ पे क्या हुआ? यहाँ पे स्टार्च अनुपस्थित है, स्टार्च अनुपस्थित है, तो यहाँ पे आयोडीन का तो जो टेस्ट था उसका रिजल्ट नेगेटिव आया और ये कैसा रहा? कलरलेस। तो ये एक्सपेरिमेंट आपको समझ में आया? एक बार फिर मैं समझा देती हूँ। हमने सबसे पहले एक पौधे को लिया, उसको हमने अंधेरे में रखा। अंधेरे में जब रखा तो उसकी पत्तियां डी स्टार्च हो गई, उसमें क्योंकि प्रकाश संश्लेषण की अभिक्रिया नहीं हुई तो उसमें स्टार्च की कमी हो गई, उसकी पत्तियों में स्टार्च की कमी है, इसीलिए मैंने लिखा है कि यहाँ पे स्टार्च अनुपस्थित है। अब इसे हम वापस सूर्य के प्रकाश में लेके आए। जब हम इसको सूर्य के प्रकाश में लेके आए तो हमने इसके एक भाग को ब्लैक पेपर से कवर कर दिया। जिस भाग को हमने ब्लैक पेपर से कवर किया वहां पर फोटोसिंथेसिस नहीं होगा, और जो पार्ट एक्सपोज हैं, जो भाग खुले हुए हैं, उनमें यहाँ पर प्रकाश संश्लेषण की अभिक्रिया चल रही है। तो जहां प्रकाश संश्लेषण की अभिक्रिया हो रही है वहां पे स्टार्च बनेगा, ठीक है, और जहां प्रकाश संश्लेषण नहीं हो रहा वहां पे स्टार्च नहीं बनेगा। अब इसको अल्कोहल से वॉश कर देते हैं।
अल्कोहल से वॉश करने के पश्चात इसमें हम आयोडीन का टेस्ट लगाएंगे, स्टार्च आयोडीन का टेस्ट लगाएंगे। स्टार्च आयोडीन का टेस्ट स्टार्च की उपस्थिति को देखने के लिए होता है, क्योंकि हमें ये पता है कि स्टार्च किससे बनता है, प्रकाश संश्लेषण से बनता है। ये स्टार्च किससे बनता है, प्रकाश संश्लेषण से बनता है, फोटोसिंथेसिस से बनता है। किससे बनता है, फोटोसिंथेसिस से बनता है। तो स्टार्च की उपस्थिति को देखने के लिए यहाँ पे स्टार्च आयोडीन टेस्ट लगाया जाता है। स्टार्च आयोडीन टेस्ट जब हम लगाते हैं तो इस भाग में स्टार्च आयोडीन टेस्ट पॉजिटिव आता है, और इस भाग में स्टार्च आयोडीन टेस्ट जिसको हमने ब्लैक पेपर से कवर किया था उसमें नेगेटिव आता है, क्योंकि वहां पे प्रकाश संश्लेषण नहीं हुआ, इसलिए वहां पे स्टार्च क्या है, अनुपस्थित है। तो इस प्रकार से यह स्टार्च आयोडीन टेस्ट किया गया। अब मैंने वहां पे शबलित पर्ण भी लिखा हुआ है। देखिए शबलित पर्ण में भी ये प्रयोग हम करेंगे। अगर हम शबलित पर्ण में भी प्रयोग करेंगे, जैसे कि यही वाला प्रयोग यदि हम शबलित पर्ण में करते हैं तो हमें किस प्रकार से रिजल्ट आते हैं। यही प्रयोग अगर शबलित पर्ण में होगा, जैसे ये शबलित पर्ण है और शबलित पर्ण में स्टार्च आयोडीन टेस्ट लगाएं, ये इसके पीले पीले धब्बे हैं यहाँ पे पत्ती के ऊपर, वेरीगेटेड लीफ बोलते हैं इसको, इंग्लिश में बोलते हैं वेरीगेटेड लीफ, जहां पे पीले पीले कलर के चकत्ते हों। तो इस वेरीगेटेड लीफ पर अगर स्टार्च आयोडीन टेस्ट किया जाए, इस पर स्टार्च आयोडीन टेस्ट लगाएंगे, ठीक, इस पे हम आयोडीन डालेंगे। तो इस पे जब हम आयोडीन डालेंगे तो हमको क्या दिखाई देगा कि जो हरे कलर वाला हिस्सा है ये ब्लू ब्लैक कलर का हो जाएगा। हरे कलर वाला हिस्सा हो जाएगा ब्लू ब्लैक कलर का, ये हरे कलर वाला हिस्सा हो जाएगा ब्लू ब्लैक कलर का। देखो आप, ये हो जाएगा ब्लू ब्लैक कलर का, और बाकी कैसा रहेगा, कलरलेस। ये जो जहां पर हरे हरे कलर था वो हो जाएगा ब्लू ब्लैक, और ये कैसा हो जाएगा, कलरलेस। शबलित पर्ण को भी हम अल्कोहल से वॉश कर लेते हैं, ठीक है, उससे पहले। लेकिन हमेशा ये होता है कि जब भी हम स्टार्च आयोडीन टेस्ट लगाते हैं तो उसमें पत्ती को पहले डी स्टार्च कर लिया जाता है, क्योंकि स्टार्च की उपस्थिति का पता लगाते हैं हम। तो स्टार्च की उपस्थिति का पता कैसे लगाएंगे, जब हम पत्ती को डी स्टार्च करेंगे। क्लियर है, चलो। तो यहाँ पे हमने पता लगा लिया कि पत्तियों में जब प्रकाश संश्लेषण होता है तो स्टार्च यहाँ पे संचित होता है भोजन के रूप में, एवं प्रकाश संश्लेषण के लिए किसकी आवश्यकता है, सूर्य के प्रकाश की आवश्यकता है। तो इसका निष्कर्ष क्या निकला, इसका निष्कर्ष ये है कि पौधों को प्रकाश संश्लेषण के लिए सूर्य के प्रकाश की आवश्यकता होती है। सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में ही पौधे के अंदर क्या होता है, प्रकाश संश्लेषण होता है। तो इसका निष्कर्ष भी हम लिख लेते हैं। इसका निष्कर्ष क्या है, इसका निष्कर्ष ये है कि प्रकाश संश्लेषण सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में पौधे के केवल प्रकाश संश्लेषण सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में पौधे के केवल हरे भागों में ही प्रकाश संश्लेषण होता है, प्रकाश संश्लेषण होता है। ये इसका निष्कर्ष है, ठीक है। तो ये तो हुआ पहला प्रयोग। अब इस प्रयोग के बाद में हम दूसरा प्रयोग देखते हैं। दूसरा प्रयोग इस बात पर है कि क्या प्रकाश संश्लेषण के लिए कार्बन डाइऑक्साइड की आवश्यकता है, क्या बिना कार्बन डाइऑक्साइड के प्रकाश संश्लेषण नहीं हो सकता। तो अब हम यहाँ पे चेक करेंगे कि क्या प्रकाश संश्लेषण के लिए कार्बन डाइऑक्साइड की आवश्यकता है। तो अब यहाँ पे जो दूसरा एक्सपेरिमेंट है हम इसे कहते हैं
मोल्स हाफ लीफ एक्सपेरिमेंट, मोल का आधी पत्ती का प्रयोग, ठीक है। दूसरा प्रयोग है हमारा मोल का आधी पत्ती का प्रयोग। ये पहला प्रयोग था और अब दूसरा प्रयोग देखेंगे, मोल्स हाफ लीफ एक्सपेरिमेंट, जिसे हिंदी में हम कहते हैं मोल का आधी पत्ती का प्रयोग, आधी पत्ती का प्रयोग। मोल का आधी पत्ती का प्रयोग, मोल्स हाफ लीफ एक्सपेरिमेंट, ठीक है। अब ये एक्सपेरिमेंट इस चीज को बताता है कि क्या प्रकाश संश्लेषण के लिए CO2 की आवश्यकता है। तो ये प्रयोग हम किस लिए कर रहे हैं कि क्या प्रकाश संश्लेषण के लिए, प्रकाश संश्लेषण के लिए CO2 की आवश्यकता होती है या बिना CO2 की उपस्थिति में भी प्रकाश संश्लेषण हो जाता है। तो अब इसे हमें चेक करना है। इसे चेक करने के लिए अब हम क्या करेंगे, वापस पहले तो पौधे को अंधेरे में रखेंगे। पहले क्या करेंगे, जो भी प्लांट है उसे हम कहाँ रखेंगे, अंधेरे में रखेंगे। तो हमने सबसे पहले यहाँ पे एक प्लांट लिया है, देखो आप यहाँ पे हमने एक प्लांट लिया है, छोटा सा प्लांट ले रही हूँ यहाँ पे मैं, ठीक है, छोटा सा पौधा, और ये इसकी लीफ है। और अब इसे हमने कहाँ रख दिया, अंधेरे में। अंधेरे में क्यों रखा है, अंधेरे में इसलिए ताकि इसमें स्टार्च अनुपस्थित हो जाए, ये डी स्टार्च हो जाए। तो जब हमने इसको अंधेरे में रखा, अंधेरे में रखने पर ये क्या हुआ, डी स्टार्च हो गया। क्या हो गया, डी स्टार्च, स्टार्च इसमें अनुपस्थित, स्टार्च अनुपस्थित, ठीक है। अब हम इसको वापस कहाँ लेके आएंगे, सूर्य के प्रकाश में लेके आएंगे। वापस हम इसको कहाँ लेके आएंगे, सूर्य के प्रकाश में लेके आएंगे। हम वापस इसको सनलाइट में लेके आए, और यहां पे मैं लिख रही हूं सनलाइट, ये सनलाइट यहां पे गिर रही है, ठीक है। वापस हम कहाँ लेके आ रहे हैं, सनलाइट में इसको लेके आ रहे हैं। अब हमने क्या किया कि यहाँ पे हमें ये चेक करना है कि CO2 जरूरी है या नहीं है। इसके लिए हमने एक बीकर लिया और इस बीकर में हमने इस पत्ती को डुबो दिया। ये बीकर है, ये बीकर है, इस तरह से ये बीकर है, और इस बीकर में हमने डाल दिया KOH। इस बीकर में उपस्थित है KOH, इस बीकर में उपस्थित है KOH, ठीक। KOH क्या करता है, CO2 को अवशोषित कर लेता है। जो KOH होता है वो CO2 को अवशोषित कर लेता है। तो यहाँ पर जितनी भी CO2 होगी वो सारी CO2 को कौन अवशोषित कर लेगा, KOH। तो KOH क्या करेगा, CO2 को अवशोषित, जितनी भी CO2 है इसे ये अवशोषित कर लेता है, अवशोषित कर लेता है, ठीक है। KOH ने CO2 को अवशोषित कर लिया। अब जब KOH ने CO2 को अवशोषित कर लिया और ये सूर्य के प्रकाश में उपस्थित है, तो अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, इसका स्टार्च टेस्ट लगाएंगे, ठीक है। हमने इस वाली पत्ती के ये जो हाफ लीफ है, इस हाफ लीफ को हमने इस बीकर में डुबोया हुआ है। हाफ लीफ वाले हिस्से में CO2 नहीं है, इस वाले हिस्से में CO2 बन रही है, लेकिन इस वाले हिस्से में जितनी भी CO2 बन रही है वो सारी की सारी CO2 को कौन अवशोषित कर रहा है, KOH। KOH के द्वारा ये CO2 अवशोषित की जा रही है। अब आगे हम देखते हैं कि इसको जब हम स्टार्च टेस्ट लगाएंगे, इसका हम क्या टेस्ट लगाएंगे, स्टार्च आयोडीन टेस्ट। अब हम इस पे लगाएंगे स्टार्च आयोडीन टेस्ट। जब हम इस पर स्टार्च आयोडीन टेस्ट लगाएंगे, स्टार्च आयोडीन टेस्ट, स्टार्च आयोडीन टेस्ट, जब हम इस पर स्टार्च आयोडीन टेस्ट लगाते हैं और इस पत्ती पर हम आयोडीन को डालते हैं, आयोडीन को डालेंगे,
आयोडीन को डालने पे हमें दिखाई देगा कि ये वाला पार्ट कलरलेस है, ये वाला पार्ट कलरलेस है, इसमें प्रकाश संश्लेषण नहीं हुआ है, इसमें प्रकाश संश्लेषण नहीं हुआ है, इसमें स्टार्च क्या है, अनुपस्थित है, इसमें स्टार्च क्या है, अनुपस्थित है। लेकिन ये वाला भाग पूरी तरह से नीले कलर का है, ये वाला भाग पूरी तरह से नीले कलर का है, ये ब्लू ब्लैक कलर का हो गया, ब्लू ब्लैक कलर का, और यहाँ पर भी ब्लैक कलर का हो गया, और यहाँ पे प्रकाश संश्लेषण हुआ है, प्रकाश संश्लेषण यहाँ पे हुआ है, जिससे कि यहाँ पे स्टार्च क्या है, उपस्थित है, स्टार्च यहाँ पर उपस्थित है। तो इस प्रकार से ये है मोल का आधिपत्य का प्रयोग। मोल के आदि के प्रति के प्रयोग के बाद में हमें पता लगा कि यहाँ पर CO2 जरूरी है प्रकाश संश्लेषण के लिए। चाहे हमने इस पत्ती को प्रकाश में रख दिया, सनलाइट में रख दिया, इस पर भी सूर्य का प्रकाश गिर रहा है, इस पर भी सूर्य का प्रकाश गिर रहा है, पत्ती के दोनों भागों को सूर्य का प्रकाश मिल रहा है, लेकिन फिर भी इस वाली पत्ती में स्टार्च का निर्माण नहीं हुआ। तो इससे क्या निष्कर्ष निकलता है कि प्रकाश संश्लेषण के लिए CO2 की आवश्यकता होती है। तो अब यहाँ पे निष्कर्ष हम लिख लेते हैं। क्या निष्कर्ष निकाला हमने? निष्कर्ष क्या निकाला? तो हमने इस एक्सपेरिमेंट का निष्कर्ष ये निकाला है, निष्कर्ष कि प्रकाश संश्लेषण के लिए CO2 की आवश्यकता होती है। ये इसका निष्कर्ष है। बिना CO2 के प्रकाश संश्लेषण नहीं होगा, बिना CO2 के स्टार्च का निर्माण नहीं होगा। ठीक है, तो यहाँ पे CO2 की आवश्यकता होती है। ये था मोल्स हाफ लीफ एक्सपेरिमेंट, मोल का आधिपत्य का प्रयोग।